हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम अपने इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें हम देखेंगे 10th लेक्चर को। और 10th लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन को डेली बेसिस की तरह देखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन हमारे क्या है और ये काफी आपको फायदेमंद होंगे आपके लिए, जो आपके वेरियस एग्जाम, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम में जो आपके वन लाइनर या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप से हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं क्या है। तो हम आज उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अपनी इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983। मतलब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द, कौन सा ऐसा कमीशन आयोग है, इन सब में कौन सा आयोग है जो अपॉइंट किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द यूनियन स्टेट रिलेशन 1983। देखो 1983 में, अब देखो यहाँ पे जो चारों आयोग दिए गए हैं, इनमें से 3 आयोग तो मतलब 2 आयोग तो ऐसे दिए गए हैं जो कि सीधे सीधे सेंट्रल स्टेट से हैं, रिलेशन से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसीलिए ईयर पे फोकस करना है, जो ये वर्ष दी गई है 1983, तो इस पे आपको फोकस करना जो यूनियन स्टेट मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताते हैं। यूनियन स्टेट मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताते हैं। तो यहाँ पे पहला आपको ऑप्शन दिया गया सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन, दत्त आयोग जिसे कहते हैं, तीतलवाड़ कमीशन, और लास्ट दिया गया राजमन्नार कमीशन। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए क्या है इसका आंसर। तो देखिए आंसर हमारा है सरकारिया आयोग। देखो 3 आयोग थे सेंट्रल स्टेट पे। सरकारी आयोग 1983 में आया था भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था ऑफ द इंडिया टू द एग्जामिन, क्या एग्जामिन करने के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए लाया गया। वही बहुत सारे पोर्टफोलियोज लाए गए थे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सरकारी आयोग का था। देखो सरकारी आयोग की बात की जाए तो यहाँ पे सरकारी आयोग आपका 1988 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था। इस इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। और यहाँ पे जो एस सरकारिया थे, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने इसकी चेयरपर्सन की थी। तो इसीलिए इसके नाम, उनके नाम पर इसका नाम सरकारिया कमीशन रख दिया गया। ठीक है, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर था। तो इन्होंने कई सारे प्रोविजंस दिए। सबसे पहले इन्होंने जो प्रोविजन दिया, इनका एक प्रोविजन था कि आर्टिकल 263 के तहत सेंट्रल स्टेट वो एक स्टेबल इंटर स्टेट काउंसिल बना एस्टेब्लिश की जाए। एक स्टेबल इंटर स्टेट काउंसिल की बात की इन्होंने, कि जो अंतःराज्य सरकार जो परिषद थी उसका गठन की बात की। इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंस रूल जो है उसका यूज करो, लेकिन बस एक लास्ट विकल्प के, एक लास्ट ऑप्शन के तहत उसका यूज करो। ऐसा नहीं हर वक्त आप प्रेसिडेंस रूल लगा दो जब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इन्होंने ये भी एक एडवाइस दी थी। इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा था। ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी 3 सर्विसेज आती हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, तो इन तीनों सर्विसेज को मजबूत करने की बात की गई थी कि इनको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, इन्होंने जो भी बेसिस पावर थी, तो उनको कहा कि इनको पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट में निहित होना चाहिए। और बाकी जो पावर्स हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो। 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल के तहत, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। तो बाकी को उसमें डाल दो, और बाकी जो पार्लियामेंट के पास, जो यूनियन के पास होनी चाहिए, वो आपकी रेजिडरी पावर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने फेडरलिज्म को बहुत ही प्रमोट किया, संघवाद की भावना को बहुत ज्यादा प्रमोट किया इन्होंने। इन्होंने जोनल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट पर विचार किया, कि जोनल काउंसिल की बात की इन्होंने। तो ये सारे थे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। सरकारी आयोग जो आया था 1980, आया कब था? ये आया था 1983 में। इन्होंने रिपोर्ट अपनी 1988 में दी। और ये सरकारी आयोग के साथ साथ एक और इंटर स्टेट काउंसिल थी,
जो इंटर स्टेट जो एक कमेटी बैठी थी, राज मन्नार कमेटी थी। और राज मन्नार कमेटी में क्या किया गया था, जो राजमन्नार कमेटी थी, राजमन्नार कमेटी तमिलनाडु के डीएमके गवर्नमेंट के एक मतलब हेड थे राजमन्नार। तो ये राजमन्नार कमेटी 1989 में आई थी। डॉक्टर पीवी राजमन्नार की चेयरपर्सन में एक 3 सदस्यों की एक कमेटी थी, ये नियुक्त किया गया था। 1971 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इन्होंने ये सिफारिश की थी, देखो सरकारिया आयोग जो कमीशन था उसने सिफारिश की थी ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज के रिमूवल की, फिनिश की बात की कि उसको अबॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा डिफरेंस है। सरकारिया ने स्ट्रॉन्ग पे कहा उसको स्ट्रॉन्ग करो, इन्होंने कहा रिमूव ही कर दो। उन्होंने कहा इन्होंने कहा कि इन्होंने एडवाइस दी कि इमरजेंसी के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 263 के तहत किया जाए। तो वो तो सरकारी आयोग ने भी कहा था स्टेबल किया जाए इंटर स्टेट काउंसिल को। ठीक है, तो ये राजमन्ना कमेटी थी। और भी इसके कुछ प्रोविजंस हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लेना अपनी बुक्स में। ठीक है, ये मेन मेन इंपॉर्टेंट जो थे उसको हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ में एक एम एस पुंछी कमीशन आया था, और ये आपका आया था 2007 में। ठीक है, एक पुंछी एक चीफ जस्टिस थे, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। तो उनके ही उन्होंने चेयरपर्सन की थी। तो उनके नाम पे ही इसका नाम पुंछी कमीशन रख दिया गया। ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन पर एक अपनी बात रखता है, उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो पूछिए। अब यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, यहाँ पे आपको ये 3 आयोग दे दिए, कमीशन दे दिए जाएंगे, और इनको ऑर्डर में पूछ दिया जाएगा, क्रॉनिकल ऑर्डर में इनको लगाइए कौन सा पहले आया था कौन सा बाद। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे सबसे पहले राजमन्नार आया, राजमन्नार के बाद आपका सरकारिया आया, और सरकारिया के बाद आपका पुंछी आयोग। तो पहले कौन सा आया, राजमन्नार आया, सरकारिया आया, फिर आपका पुंछी आया। तो ये आपका ऑर्डर है। राजमन्ना 1969 में आया, रिपोर्ट 1971 में दी। ये 1983 में आया, रिपोर्ट अपनी 1988 में दी। और ये अपनी कब आया, ये 2007 में आया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि 1983 की बात की गई इंटर स्टेट का मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन पे, तो आपका सरकारिया कमीशन होगा। बाकी हम दत्त कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो दत्त कमीशन किससे रिलेटेड था, दत्त कमीशन आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लाइसेंस से रिलेटेड था। किससे था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस से रिलेटेड था, लाइसेंसिंग से रिलेटेड था। जो दत्त कमीशन आया था ये आपका आया था 1968 में आया था। 1968 में आपका दत्त कमीशन आया था, और इसमें ये कहा गया था, इसके जो चेयरमैन थे सुविमल दत्त थे। उन्होंने क्या कहा था, जो कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी अपने एसेट्स के साथ मोर देन अगर 35 करोड़ वाज कमा रही है, एसेट्स के साथ उसकी अगर इनकम है, तो उसको क्या है डिफाइन किया जाएगा अंडर द लार्ज बिजनेस हाउस। एक लार्ज बिजनेस हाउस के तहत उसको कंसीडर किया जाएगा, अगर 35 करोड़ का उसका रेवेन्यू जनरेट कर रही है समथिंग। दत्त कमीशन में ऐसा बोला गया था, 1968 में आया था। तो इसीलिए उनको फिर इस पे जो दत्त कमीशन में बात की गई वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात की गई। आप 35 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो तो आपको उस हिसाब से लाइसेंस दिया जाएगा, कमा रहे हो उससे आपको उस हिसाब से आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो रिलेशन टू इंडस्ट्रियल लाइसेंस से रिलेटेड था। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, जैसे सरकारी या कमीशन रख देगा, आगे लिख देगा इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था, या कोई एक प्रोविजन रख देगा उसका। ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला। इसके बाद आपका दत्त कमीशन रख देगा, तो वो आपका रख देगा। जैसे शीतलवाड़, ये कौन से, ये कौन थे, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन से शीतलवाड़, ये पहले 1955 से रिलेटेड है। तो ये सारे इस टाइप से आपके क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछ सकता है कि इनको लगाओ कब कब आए थे भैया। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले सेंट्रल रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले राजमन्नार, इसके बाद आपकी सरकारी वो सरकारिया, इसके बाद आपकी पुंछी आयोग आया था। राजमन्नार में क्या कहा गया था, सेंट्रल स्टेट को कहा गया था इसको फिनिश कर दो, लेकिन सरकारिया में क्या गया, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको स्ट्रॉन्ग करो, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज को क्या बोला गया था, फिनिश कर दो। वहीं ऐसी बात हुई थी, सरकारिया में कहा गया था कि प्रेसिडेंस जो रूल है तभी लगाना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। ठीक है, हर वक्त नहीं लगा देना चाहिए।
ठीक है। इन्होंने जो रेजिडरी पावर होती है, अफसर शक्तियां होती हैं, उनको कहा केंद्र में निहित होनी चाहिए, पार्लियामेंट में। तो ये सब सरकारी आयोग ने बात की थी। तो चलिए देखते, फेडरलिज्म को प्रमोट किया था बहुत ज्यादा सरकारी कमीशन ने। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। और कैसे ये बन सकता था हमने देखा, और भी फ्रेम जो मैच द फॉलोइंग के तहत बन सकता है, आपका क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछ सकता है। तो मतलब उसके लिए आपकी डेट और इसके जो उद्देश्य है, जो एम है, गोल है, वो आपको याद होने चाहिए। दत्त कमीशन हमने देखी है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द ग्रांट इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ग्रांट इन एड पे रिलेटेड है। और कह रहा है यहाँ पे जो ग्रांट इन एड है, बताइए यूनियन गवर्नमेंट की। तो उस पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए, ग्रांट मतलब होता है अनुदान देना, किसी को गिफ्ट देना। ग्रांट, ग्रांट मतलब होता है कि जैसे ये ए है, ये सेंटर है, यूनियन है, ये स्टेट है। अब यूनियन कुछ मतलब ग्रांट स्टेट को दे दे पैसे के तौर पर। अब जो चीज ग्रांट दे दी जाती है वो वापस तो ली नहीं जाती है, या कुछ भी किसी अपने गिफ्ट गिफ्ट होता है। तो कई टाइप के ग्रांट होते हैं, उनको हम किसी क्वेश्चन में कवर करेंगे। फिलहाल तो अभी हम देखते हैं ग्रांट इन एड की बात देखते हैं। तो जो ग्रांट इन एड है, बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट, तो किस आर्टिकल के तहत ग्रांट इन एड दी जाती है, जो अनुदान दिया जाता है सेंट स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275, आर्टिकल 76, मतलब चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब देखो एक एक आर्टिकल हम देख लेते हैं, सारे आर्टिकल देखें। फिलहाल तो हम अपना आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 275। आर्टिकल 275 क्या कहता है, रिलेटेड टू ग्रांट इन एड। आर्टिकल 275 है वो रिलेटेड है टू ग्रांट एंड एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट, सर्टन स्टेट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। जिस टाइम उनको रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट है, उनको क्या करता है, ग्रांट देता है, अनुदान देता है। ठीक है, जिससे वो अपने मतलब जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो भी रन कर सके, जो भी है स्टेट में पैसा की डिमांड होती है जो भी। दिस फंड एलोकेशन, सॉरी एलोकेशन, एलोकेशन डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, ग्रांट देती है, ये डिपेंड करता है उसकी डिस्क्रिशन पर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो कितना अनुदान दे। ये नहीं स्टेट ने मांग दिया इतना मिलियन, तो अब उसको देना उतनी देना, नहीं, वो इस सेंटर तय करेगी कि उसको कितना ग्रांट इन एड देना है उस स्टेट गवर्नमेंट को, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को। चार्ज ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, और ये जो ग्रांट दिया जाता है, ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 275 क्या करता है, ये ग्रांट इन एड, ये जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सर्टेन स्टेट्स को क्या करती है, एक ग्रांट देती है, ग्रांट इन एड देती है, अनुदान देती है, और वो तय करती है, उसकी जो लिमिट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हो गया 275। बाकी हम 270 को देख लें। तो 270 डील करता है टैक्स लेवाइड एंड द कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। मतलब यहाँ पे टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कर होते हैं ना, कर टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस को क्या करता है, लिविट मतलब एक तरह से लगाए, इम्पो मतलब कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है। और डिस्ट्रीब्यूट कौन करती है, यूनियन गवर्नमेंट ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, फाइनेंस कमीशन की एडवाइस पर समथिंग करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्टिकल 280 टैक्स लेवी की बात करता है, कि कितना टैक्स लगाना है, कितना कलेक्ट करना है, यूनियन गवर्नमेंट सारा करती है। इसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और सेंटर के बीच में कौन करती है, कि कितना परसेंट यूनियन के पास होना चाहिए, कितना परसेंट टैक्स का सेंटर। जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने, ये यूपी है, ये आपका तमिलनाडु है, बहुत सारे स्टेट है, यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ से कुछ टैक्स कलेक्ट किया, यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया, अब ये अपने पास ही नहीं रख लेगी, भाई स्टेट से ले रही है। तो कितना परसेंट स्टेट को देना है, इस वाले यूपी को देना, जरूरी नहीं इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दे। क्या पता है यहाँ पर मतलब यूनियन गवर्नमेंट 60% यूपी गवर्नमेंट को टैक्स दे दे, कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे, लो भाई इतना टैक्स कलेक्ट हुआ था, उसका 60% तुम रखो। और तमिलनाडु को कह दे, लो भाई तुम्हारे यहाँ से इतना कलेक्ट हुआ था और इसका तुम
45% रखो, समथिंग जनरल वे में। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और कलेक्ट करने का जो राइट्स है वो किसके पास, यूनियन गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 270 यही कहता है आपका। तो 275 देख लिया, 270 देख लिया। अब हम देखते हैं 280। ठीक है, तो ये टैक्स के साथ है, तो इस टाइप का आर्टिकल कोई आ जाए तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो आपके फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। और फाइनेंस आर्टिकल 280 के तहत आता है आपका फाइनेंस कमीशन। फिलहाल तो इसको एक न्यू पेज पे देखते हैं हम। आर्टिकल 280 ये बात करता है फाइनेंस कमीशन की। अब फाइनेंस कमीशन जिसे वित्त आयोग बोलते हैं। और देखो फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इसे एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मतलब एक अर्ध न्यायिक बॉडी है। ठीक है, और इसे क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसी प्रेसिडेंट द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। कितने, फॉर एवरी 5 ईयर। या तो 5 ईयर किया जाता है, या जो भी प्रेसिडेंट के अकॉर्ड रिक्वायर्ड होती है, जो भी प्लेजर टू प्रेसिडेंट होता है, प्रसाद पर्यंत। मतलब प्रेसिडेंट चाहे 5 साल से पहले भी इसको क्या कर सकता है, फिनिश कर सकता है, हटा सकता है। और 5 साल, वैसे इसका टर्म एंड कंडीशन 5 साल होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है 5 साल। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल से पहले भी इसको मतलब हटा सकता है। इसमें क्या होते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनेंस कमीशन में आपको एक चेयरपर्सन मिलेगा, जिसे अध्यक्ष बोलते हैं, और आपको 4 अदर मेंबर मिलेंगे। तो टोटल 5 मेंबर हो गए। और पांचों मेंबर को अपॉइंट कौन करता है, पांचों मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ठीक है, इनके अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर क्या होता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये काम करते हैं। इनका कोई टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया गया। प्रेसिडेंट जब चाहे इनके चेयरपर्सन को या इनके मेंबर्स को हटा सकता है। ठीक है, अगर इनकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ये क्या होना चाहिए, ये हाई कोर्ट का जज होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इनके अंदर। दूसरा, गवर्नमेंट के जो भी ऑडिट है या जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी केसेस हैं, मैटर्स हैं, जो भी उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के जो भी लेखा या वित्त मामले हैं उनका विशेष ज्ञान होना चाहिए इनको। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के जो भी मैटर हैं उनका इनको एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इकोनॉमी के एक टाइप के ये एक एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन क्या करती है, अगर इसकी एडवाइस की बात करें तो ये सेंटर और स्टेट की, अभी आर्टिकल 280 देखा था टैक्सेस। तो सेंटर और स्टेट के मस्त जो भी टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना सेंटर रखेगी, कितना स्टेट को देगी। तो ये अभी आर्टिकल 270 में देखा था, सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये क्या करती है, एडवाइस देती है, यही बताती है। फाइनेंस कमीशन ही कहती है कि इस स्टेट को इतना डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि ये इसके पास सारा लेखा जोखा रखा होता है। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट, ये सारा जो पैसा जाता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के में ग्रांटेड एड के तौर पे जाता है, जो अभी आर्टिकल 275 में आपने देखा। ठीक है, और ये फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है, फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, ये संसद के सामने, ये संसद के दोनों ही हाउसेस के सामने रिपोर्ट प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो जो फाइनेंस कमीशन है ये क्या है, ये एक एडवाइजरी है, एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह कहते हैं। इसके जो भी डिसीजन होते हैं वो मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, कि मतलब नहीं है इसने कोई एडवाइस या सेंटर से कहा कि हाँ ये टैक्स का इतना डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देना चाहिए तो सेंटर को मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है। नेचर में कैसे हैं, नॉट मैंडेटरी है, मतलब जरूर अनिवार्य नहीं है, एडवाइजरी नेचर है इसका। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का। और इसके जो मेंबर्स हैं या इसका चेयरपर्सन एक बार रिटायर हो जाने के बाद दोबारा रीअपॉइंट हो जाता है। तो रीअपॉइंट
रीअपॉइंट हो जाएगा दोबारा, मतलब उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारा था फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब हम एक आर्टिकल और देख लेते हैं, वो आर्टिकल 76, जो बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। आर्टिकल 76 जैसे जो बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल मतलब जिसे कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल तो सेंटर में होता है, स्टेट में इसके साथ ही एक होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, बस इसके पैरेलल ही होता है। ये आर्टिकल 76 होता है, तो स्टेट में कंपेयर करेंगे तो वो आ जाएगा एडवोकेट जनरल, आ जाएगा आपका आर्टिकल 165। तो मतलब ये क्या है, एक इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही क्या कहता है, गवर्नमेंट की जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट की एडवाइस पर। तो कहा जाता है कि एक टाइप का ये एडवोकेट होता है रूलिंग गवर्नमेंट का सेंटर में। ठीक है। तो रूलिंग गवर्नमेंट अगर डिसॉल्व हो गई, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट सत्ता चली गई, तो ये भी अपना इसका भी ये भी अपना पद त्याग देता है, मतलब चला जाता है। क्योंकि क्या है कि इसको उसकी एडवाइस पे ही किया जाता है, तो नेक्स्ट रूलिंग गवर्नमेंट आएगी, वो अपना अटॉर्नी जनरल लेके आती है, सिलेक्ट मतलब एडवाइस देती है, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इनका जो टेन्योर होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो टेन्योर है इनका कि वो क्या है, निश्चित नहीं है, मतलब एक सर्टन नहीं है टेन्योर कि हाँ ये इतने साल तक काम ही करेंगे एक ब्यूरोक्रेट के तरह। तो किसके प्लेजर पे बात काम करते हैं ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। प्लेजर पे काम करते हैं, मतलब प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकता है, जब चाहे इनको अपॉइंट कर सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इनकी क्या होती है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, कम से कम हाई कोर्ट में एज अ जज वर्क किया होना चाहिए 5 साल तक, या किसी हाई कोर्ट में इन्होंने एज अ एडवोकेट काम किया हो कितने 10 इयर्स तक। मतलब या तो किसी हाई कोर्ट में एज अ जज 5 साल तक काम किया हो, या किसी दोनों में से एक हो सकता कोई, या तो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहे हो ये। तो ये इनकी क्या होती है, एलिजिबिलिटी होती है। अगर ये हैं तो ऐसे व्यक्ति को ही अटॉर्नी जनरल जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब कहते हैं कि सरकार अपना अगर रेजिग्नेशन दे देती है, त्यागपत्र दे देती है, या सरकार के बदल जाने पर तो ये भी अपना त्यागपत्र देते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। तो एक टाइप का ये गवर्नमेंट का एक लॉ संबंधित एडवाइजर होता है। गवर्नमेंट का कोई भी केसेस होता है तो ये क्या करता है, अटॉर्नी जनरल उस केसेस को क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है ये। और ये क्या करता है, आर्टिकल 143 के हाई कोर्ट में गवर्नमेंट का क्या करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और ये अपनी एक प्राइवेट जो भी है एडवोकेसी जो भी है, प्राइवेट वकालत कर सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं होना। ठीक है। तो ये आप सारे इसके जो पॉइंट्स है अटॉर्नी जनरल के, इसके रिम्यूनरेशंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल है इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो भी वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं ये कौन है, प्रेसिडेंट इसको देखता है, लेकिन ये किसके द्वारा फिक्स नहीं है। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके सैलरी वेतन भत्तों के बारे में बात नहीं की गई है। तो ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है। ये सब में ये बस क्या है, जैसे आपकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस, लोकसभा है, राज्यसभा है। जो लोकसभा है, जो लोकसभा, राज्यसभा, और जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, इन सब में पार्टिसिपेट करता है। सब में पार्टिसिपेट कर सकता, बोलता भी है, लेकिन बस इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये वोट नहीं दे सकता बस, बाकी सारे राइट है इनका, अटॉर्नी जनरल को। तो देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में और भी सारे बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है। कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अगर ये अपनी एडवाइस नहीं दे सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही बंदा बोला जाता है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवाइस नहीं दे सकता ये। तो अटॉर्नी जनरल एक बहुत ही एक अच्छा एक मतलब एक टॉपिक है। इसके पैरेलल में ही आपका एक चलता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल
अब एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 में दिया गया है, ये स्टेट जैसे जो पोजीशन अटॉर्नी जनरल की सेंटर में होती है वही पोजीशन एडवोकेट जनरल की जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, और इसकी पोजीशन कहाँ होती है, सेंटर बाकी स्टेट में देखने को मिलती है एडवोकेट जनरल की। तो ये एडवोकेट जनरल है, ठीक है। इसके बारे में एज अ सिमिलर ऐसे ही है, इसको अपॉइंट गवर्नर करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है स्टेट में उसकी एडवाइस पर। तो ये भी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका एज अ एडवाइजरी काम करता है, ठीक है। और इसके सारे जो वो है टेन्योर है गवर्नमेंट गवर्नर के प्ले प्लेजर पे काम करता है, ये सारे सेम टू सेम एज इट इज है, ठीक है। बस पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। तो चलिए, हमने अटॉर्नी जनरल भी देख लिया, ये भी देख लिया। हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर था आर्टिकल 275 जो ग्रांट इन एड की बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के लिए देती है। 270 में टैक्स जो इम्पोज किए जाते हैं, मतलब कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर द्वारा, डिस्ट्रीब्यूट किया फाइनेंस कमीशन और अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन कैसे भी पूछ दिया जाएगा, अटॉर्नी जनरल पे सीधा पूछ जाएगा इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल को रिप्रेजेंट करता है, तो आर्टिकल दे रखे होंगे आपको। आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए, उनको बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो उपराष्ट्रपति है भारत का, तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, मतलब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में कहा गया है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में किस में बोला गया है। देखते हैं हम भाई इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्टिकल 66 डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानें तो देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है। आर्टिकल 63 से लेके 71 तक जो बात की गई है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 66 होगा वो आपका क्या होगा, वो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। लेकिन और भी हम चीजें यहाँ पे देख लें तो और चीजें हमारी क्या है, जैसे आर्टिकल जो आर्टिकल 63 से लेके 71 आपकी बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है। और जिस क्या बात करता है, ये डील करता है, किस चीज से डील करता है, डील्स विद इलेक्शन क्वालिफिकेशन और रिमूवल की बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के। तो इसी के बीच में आपका आ जाता है आर्टिकल 66 जिसमें इसके इलेक्शन की बात की जाती है। वहीं एक रिमूवल का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी देखेंगे उसको भी, ठीक है, कि रिमूवल का कैसे है, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा हुआ है। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या है, भारत का सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एक सेकंड पोजीशन होती है आफ्टर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद इसकी सेकंड पोजीशन होती है। इसको ऑथ कौन दिलाता है, इसको ऑथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, ठीक है। ये एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। इसको जो भी मतलब अ, वो वेतन भत्ते जो भी सैलरीज हैं, जो भी इसके एकुमुलेशन जो भी हैं, वो सब किसके मिलते हैं, एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के मिलते हैं। इसको वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती इस पोजीशन की। हाँ, राज्यसभा का जो एक्स चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो बाकी हम आर्टिकल को और देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 66 में क्या गया है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई, इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो देखो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कह सकते हो लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर
और लोकसभा एंड राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर। जैसे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बट जब उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस आती है तो नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट लोक और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्शन में। और इसका जो इलेक्शन होता है वो प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। वोटिंग सच एज है एक सीक्रेट वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट पेपर, मतलब इसकी जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जनता द्वारा नहीं डायरेक्ट चुना जाता है, इनडायरेक्टली इसका इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट पे। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट of a house of the legislature of the any state, vice president shall not be member of the either। ये ना तो किसी वाइस प्रेसिडेंट है, ये मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए स्टेट के, कि मतलब कहो कि यूपी विधानसभा का मेंबर है उसको वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही सेम एज इट इज लगता है प्रेसिडेंट के लिए। कह सकते हैं इफ ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इलेक्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, he shall be deemed to be have the vacant his seat in that house on the date। अगर वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर, किसी भी हाउस का मेंबर है, तो उसको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले अपनी सीट वैकेंट करनी होती है। ठीक है, वो छोड़ देनी होगी उसको। ठीक है, वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होता है। और उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, भारत का नागरिक हो, 35 साल उम्र पूरी कर चुका हो, ठीक है, और क्वालिफाइड हो इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी दिया गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 66 में। बाकी हम देख लेते हैं आर्टिकल 64। 64 मेंशन क्या करता है? 64 मेंशन करता है वाइस प्रेसिडेंट के। अभी हमने 63 से लेकर 71 की बात की थी, जिसमें 64 आपका मेंशन करता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। मतलब क्या है, ये एक एक्स ऑफिस को चेयरमैन होता है, मतलब एक सभापति होता है। सभापति किसका? राज्यसभा का सभापति होता है। तो चेयरपर्सन एक्स ऑफिस को चेयरमैन होता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल 64 में इसकी बात की गई है। भाई आर्टिकल 62 की बात की जाए तो 62 में बोला गया कि देखो राष्ट्र जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी सीट क्या हो जाती है? उसकी सीट रिक्त हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। अब उस वैकेंट को भरने के लिए क्या है कि इलेक्शन कराए जाएं। मतलब उसकी, जैसे ये समझ लो प्रेसिडेंट का टेन्योर फिनिश होने से पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि प्रेसिडेंट की सीट कभी भी वैकेंट नहीं होनी चाहिए। उससे जैसे उसकी वैकेंट होने, जैसे प्रेसिडेंट किसी काम के लिए कहीं चला जाता है, अगर कोई फॉरेन ट्रिप पे गया, तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है। तो वैसे ही उसकी सीट वैकेंट नहीं हो सकती है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे कोई न कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्क करेगा एज ए प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उसके 5 साल का टेन्योर होता है, तो चीफ जस्टिस इंडिया की जगह, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर सिटीजन, सीनियर सबसे सीनियर जज होगा वो वहां पे एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। तो यहाँ पे वैकेंट नहीं रहनी चाहिए। जैसे 5 साल उसके टेन्योर से पहले उसकी डेथ हो जाती है, अब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो उसकी जगह क्या होगा कि जो भी जब तक 5 साल का जो टेन्योर उसका आएगा तो उसके बीच में तब तक कोई यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेगा या कोई भी, लेकिन तब तक यहाँ पे इलेक्शन हो जाना चाहिए, उसकी सीट वैकेंट जो सीट है उसको फुल कर देना चाहिए, फुलफिल फिल वैकेंसी हो जानी चाहिए वो। तो इलेक्शन टू फिल कैजुअल वैकेंसी, तो ये आर्टिकल 62 में बात की गई। वहीं आर्टिकल 68 में भी सेम एज इट इज बात की गई, बट ये बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये आपके प्रेसिडेंट के लिए बात की गई है। तो दोनों में एज इट इज सेम है, बस आर्टिकल 68 वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, आर्टिकल 62 आपके प्रेसिडेंट की वैकेंट जो सीट है उसके इलेक्शन की बात करता है कि कैसे उसके इलेक्शन से उसको फिल किया जाए। देखो यहाँ पे ये लिखा कि राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है, अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है, पद से हटा दिया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो उसका इलेक्शन कराया जाएगा, इलेक्शन कराने के बाद क्या होगा कि मतलब 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए, पहले किया जाएगा।
बस उसकी जो जो उसकी मतलब उसकी जो उसकी सीट की वैकेंट होने की 5 साल में जो वैकेंट होने की जो डेट होगी उससे 6 महीने पहले अंदर इलेक्शन करा के उसकी सीट को फिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सीट कभी भी वैकेंट नहीं रह सकती है, चाहे प्रेसिडेंट की हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट की हो। तो ये हमने देखा यहाँ पे सारे आर्टिकल ये बात करता है इलेक्शन की। जब वो अपना रेजिग्नेशन ये सब दे देता है उसकी, तो सीट कैसे इलेक्शन के 6 महीने के अंदर उसकी सीट भर देनी चाहिए। भाई 60 आपका 4 वाइस प्रेसिडेंट के उसमें करता है बात 68। और 64 को भी हमने देखा, 64 किसकी बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। इसकी बात कर ली 64 के बाद, एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। तो हमने ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा और नॉलेज ले लें। तो आर्टिकल 63 से 71 ये हमने देख लिया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट ये सब कुछ, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है। प्रेसिडेंट के बारे में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल कहाँ से दिया गया, आपका एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया। और वो आर्टिकल क्या कहता है, प्रेसिडेंट की बात करता है। जैसे आपका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक एक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, पीएम होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा और अटॉर्नी जनरल होता है। ये पार्ट किस में दिया गया, भाग 5 में दिया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। इनमें से कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकता है, और कैसे हटाया जा सकता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर सकता है, पार्लियामेंट द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल तो हम इसका आंसर देख रहे हैं क्या है। हमारा इसका आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, पार्लियामेंट। क्या होता है इसके रिमूवल की बात की जाए, देखो अभी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल 63 से लेकर 71 में आपके इलेक्शन रिमूवल और इसका जो क्वालिफिकेशन है उसकी सबकी बात की गई है। रिमूवल की बात करें तो क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, कहाँ पे, वो रेजोल्यूशन कहाँ पास किया जाता है, एक राज्यसभा में, राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक है, तो राज्य मतलब मेंबर नहीं होता है, सॉरी, राज्यसभा का मेंबर, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एज ए ठीक बन सके। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्वालिफिकेशन की बात की थी ना इसके, कि ये क्या है, इसकी एज ए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो ये इसलिए, तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है वो क्या है, कि राज्यसभा सिंपली कैन पास ए रेजोल्यूशन। राज्यसभा एक क्या करती है, एक पास करती है, क्या पास करती है, एक रेजोल्यूशन, संकल्प पास करती है, रेजोल्यूशन पास करती है। और रेजोल्यूशन पास करती है विद मेजोरिटी, एक मेजोरिटी के साथ, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, एक मेजोर मेजोरिटी, एक मेजोरिटी मतलब बहुमत के साथ, बहुमत के साथ एक क्या करती है, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। और फिर इस पास रेजोल्यूशन को लोकसभा भेजा जाता था, लोकसभा इस रेजोल्यूशन को पास करेगी सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा भी पास कर दे, फिर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहीं भी इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस का प्रावधान नहीं है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट प्रोसेस का प्रावधान नहीं है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, नो मेंशन, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में किस बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, ऐसा भी कहीं। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस है, यूएसए से लिया है, और उसको हटाने के लिए एक मतलब एक बेस हो, एक ग्राउंड तैयार किया जाता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, क्या संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का वो भी कोई प्रावधान नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं कोई मेंशन है किस बेसिस पे इसका रिमूवल करना चाहिए। इम्पीचमेंट प्रोसेस का भी प्रावधान नहीं, बस क्या है, राज्यसभा क्या करती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से, इसके बाद
उसको लोकसभा में भेजा जाता है, सिंपल मेजोरिटी से वो पास कर दे, इसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात कर रहे थे। तो हम बाकी देख लेते हैं, प्रेसिडेंट की बात कर लें तो प्रेसिडेंट अभी हमने देखा कि आपके पार्ट 5 के आर्टिकल, कितने आर्टिकल, आपके जो पार्ट 5 का जो आर्टिकल था 52 से लेकर 78, मतलब 52 से लेकर 78 में एक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई, केंद्रीय कार्यपालिका की एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। और इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, आपका पीएम होगा, और पीएम के साथ आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और इसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल होगा। तो इतने लोग होते हैं भाई, सेम एज इट इज आपकी एक एग्जीक्यूटिव काम करती है कहाँ पे, एक एग्जीक्यूटिव आपकी काम करती है स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, और वो आती है स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेम ऐसी जो कंपैरिजन करके पढ़ो, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसके बारे में जिक्र कहाँ पे है, ये पार्ट 6 में है। पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से लेके 167 के बीच आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई, जहाँ पे आपका क्या होगा, एक आपका गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ऑफ स्टेट होगा। इसके बाद आपके यहाँ पे एडवोकेट जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल की जगह कौन आ जाता है, एडवोकेट जनरल, जिसके बारे में भी हमने आर्टिकल 165 देखा था। सेम एज इट इज अटॉर्नी जनरल काम करता है, गवर्नमेंट गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस बारे में आप थोड़ा डिटेल में देख लेना इस पे। और ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 75 में इसका जिक्र किया गया है, कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को क्या है, अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, जो क्या करेगा, जो उसकी ही एडवाइस पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको, मंत्रिपरिषद के लोग जो हैं सदस्य हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसी में इसका कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्राइम मिनिस्टर का कोई इतना बड़ा वो नहीं किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये सब कि, बस ये कहा गया कि आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा होंगे उसको प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऐसा नहीं किसी को भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है, जिसके बहुमत होगा, मतलब मेजोरिटी होगी, तो उसी के एक मेंबर को क्या होता है, मेंबर ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, उसी के एडवाइस पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। पार्लियामेंट की बात करती है, संसद होती है, संसद देखो, अब पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक आपका लोकसभा होता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और इसको अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, हो जाती है, ठीक है, तो यही है। और ये स्टेबल है, राज्यसभा क्या होती है, स्टेबल एक हाउस है, ये अनस्टेबल हाउस है, ये डिसॉल्व हो जाता है, भाई सरकार की दूसरी लोकसभा आएगी बन के। वही लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, विधान सभाओं की बात करें, तो विधानसभा क्या आगे, विधान लेजिस्लेचर का पार्ट होती हैं। किसी किसी स्टेट में काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। लेकिन वो 6 स्टेट हैं ऐसे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसकी हम बात कर चुके हैं कौन कौन से स्टेट हैं, वो एक बार आप देख लेना उसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखो सीधी सीधी बात है, इनमें से कौन सा आर्टिकल अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में हमने, तो कौन सा आर्टिकल है जो आपके प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले देख लो अपॉइंट किया जाता है, जिसके ज्यादा एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उसको ही क्या करता है, उसके एक मेंबर को, मतलब उसके जो भी अपना वो एक मेंबर चुनते हैं उस पार्टी के लोग, उसको क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट कर देता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही कि एक कैबिनेट जो एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, उस कैबिनेट के मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 76 की बात कर चुके हैं हम, ये अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, महान्यायवादी अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। इसके बारे में अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेना है इसको। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये एक अपनी प्राइवेट वकालत भी कर सकता है, एडवोकेसी भी कर सकता है, ठीक है। इस पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता है, ठीक है। ये प्लेजर टू गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही अपॉइंट किया जाता है, बाकी हमने चीजें देखी हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 बच्चों कहता है, ये बात करता है आर्टिकल 74 कि प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एक मंत्र परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्र परिषद होगी, जो क्या करे, जिसका हेड कौन होगा, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये क्या करी, एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को, और जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, क्या करती है, सारे जो काम होते हैं वो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की के थ्रू करता है अपना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू किसके लिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे ये मतलब लोकसभा के लिए, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये किसके, प्रेसिडेंट के लिए। तो इतनी चीज याद रखना, इंडिविजुअल और कलेक्टिवली की बात करें। और एक इस चीज और यहाँ पे बनती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, एक बार एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट क्या करता है, दोबारा उसको रिकंसीडर करने के लिए भेजता है, और दोबारा अगर रिकंसीडर करके वही एडवाइस वो भेज दें या कुछ चेंजेस करके दोबारा प्रेसिडेंट को देते हैं, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, मैंडेटरी है उसके लिए, अनिवार्य है, अब वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की गई, तो आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट की बात की गई कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और ऐसे ही किसी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर देगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना दे, उसको करेगा जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेंबर्स ज्यादा होते हैं। अब वो उसको बुलाएगा, और उसके बाद उस पार्टी को बुलाएगा, और उसका जो भी मेंबर होगा उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। सेम एज इट इज समथिंग गवर्नमेंट जो स्टेट में लगती है, गवर्नर भी करता है चीफ मिनिस्टर के केसेस में। तो 75 में क्या करता है कि ये करेगा, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्या करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी क्या करता है, अपॉइंट करता है। आर्टिकल 72 की बात की जाए, तो 72 ये बात करता है, पर्डन की बात करता है, प्रेसिडेंट के पर्डन की बात करता है, क्षमा की। ठीक है, जो पर्डन पावर है उसकी बात करता है, क्षमा शक्ति की बात करता है, कि प्रेसिडेंट क्या है, किसी को फांसी दे रही हो, किसी की सजा कम करना, ये सब है प्रेसिडेंट के पास पावर है, आर्टिकल 72 के तहत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है, सेंटेंसेस फॉर द एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, तो वहां पे ये थोड़ा यहाँ पे क्या राहत दे देता है प्रेसिडेंट, ये सारी हैं। तो पर्डन ऑफ पावर प्रेसिडेंट कितनी है, 5 टाइप की हैं। एक आपकी कम्यूटेशन है, जिसे लघुकरण बोलते हैं, आपकी रिमिशन है, रेस्पाइट है, और रिप्रीव है, और पर्डन है। जैसे कम्यूटेशन में आप क्या करते हैं, पर्डन पावर के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पर्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पर्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे आर्टिकल 72 में आपसे पूछा गया पर्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो पर्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट आपकी क्या होती है, एक तो आपकी होती है कम्यूटेशन, एक आपकी होती है रिमिशन, एक आपकी होती है रेस्पाइट, और एक आपकी होती है पार्डन। वो सॉरी, रेस्पाइट के बाद 5 होती हैं, और एक आपकी होती है रिप्रीव, और एक आपकी होती है पार्डन। अब इनको थोड़ा समझ लो कि क्या क्या होता है। कम्यूटेशन जिसे लघुकरण कहते हैं, इसमें क्या होता है, सजा का जो जो भी पनिशमेंट होता है उसका नेचर को चेंज कर दिया जाता है। मतलब इसमें पनिशमेंट का जो नेचर है, उस नेचर को क्या किया जाता है, नेचर को चेंज कर दिया जाता है। क्या चेंज कर दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, कि आपको मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, तो इस मृत्युदंड को, डेथ को क्या कन्वर्ट कर देगा, एक हार्ड मतलब कठोर सजा में कन्वर्ट कर देगा, हार्ड एक पनिशमेंट दे देगा। बस ये कहेगा हार्ड पनिशमेंट, मतलब ये कहेगा आपको डेथ सुनाएगी, डेथ से जगह ये कह देगा आजीवन कारावास दे देगा। कम्यूटेशन कहते हैं इसे। ठीक है, कि आपको अब मृत्यु नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि अब इसको मृत्यु ना देकर इसको जिंदगी भर के लिए जेल में रखो, कठोर कारावास दे दो इसको, या कोई कठोर का। रिमिशन में होता है कि जैसे इसमें सजा को कम कर देना, जैसे कह दें आपको 2 ईयर की आपको पनिशमेंट दी गई थी, 2 साल की आपको पनिशमेंट दी गई थी, आपको एक हार्ड पनिशमेंट थी कठोर कारावास की, तो उसको चेंज करके आपका 1 साल कर देना, 1 ईयर कर देना, कि चलो इसने अच्छे काम भी कुछ किए हैं, अब 2 साल ना देके 1 साल इसकी सजा कर दो।
वहीं रेस्पाइट के मतलब होता है, रेस्पाइट जिसे इसे अच्छा रिमिशन को हिंदी में कहते हैं परिहार। और फिर आपका आता है रिस्पाइट जिसे विराम कहते हैं, और विराम में क्या आता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन में होता है रिस्पाइट, कुछ स्पेशल कंडीशन में अप्लाई होता है। स्पेशल कंडीशन विशेष परिस्थितियां कैसे होती हैं, जैसे ये है, हेल्थ इश्यूज हो गए, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको सजा हुई हो, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इनमें क्या होती है, सजा को कम कर दिया जाता है। अब जैसे है कोई वृद्ध है, अब उसको इतना ज्यादा वो मतलब नहीं है कि इतने साल टिक पाए, बीमार हो जाए, या हेल्थ इश्यूज है, कोई गंभीर बीमारी है किसी को, तो क्या कहते हैं, उसकी सजा को कम कर दिया जाता है कि हाँ यार, ऐसे अगर ये यहीं पे रहा तो डेथ हो जाएगी, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस पे रेस्पाइट देते हैं, विराम के तहत यहाँ पे पardon पावर उसकी काम करती है। भाई रेप्रीव जैसे प्रिवलम्बन बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। और रिप्रीव में क्या करते हैं, रिप्रीव में जो फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना, जो जैसे किसी को फांसी दी गई है, सजा सुनाई गई है, अब किसी भी कारणवश उसकी फांसी को कुछ वक्त के लिए टाल देना, कि हाँ, टालना, कि हाँ इसको फांसी तो होगी, अभी फांसी कैंसिल नहीं कर दी है, बस रिप्रीव के जरिए, पावर के जरिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसकी फांसी को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। ठीक है। वहीं पardon, आपकी लास्ट आती है pardon, जिसे क्षमा कहते हैं, पूर्णतः पूरी तरह से आपको माफ कर देना, आपको, हाँ जाओ आपकी सजा पूरी माफ है, तो इसको कहते हैं pardon। तो ये 5 टाइप होती हैं। अब यहाँ पे आपकी एक गवर्नर को भी आपको pardon की पावर दी गई है। ये आर्टिकल 72 के तहत तो आपको प्रेसिडेंट के पास है। वहीं आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को क्या है, गवर्नर को pardon की पावर दी गई है। बस केसेस सेम डिफरेंट ये हो जाते हैं कि जो सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस है, मिलिट्री कोर्ट पनिशमेंट सेंटेंस है, उसमें pardon की मार्शल जो कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल में प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन कोर्ट मार्शल में उसके पास पावर नहीं है pardon करने की, किसके पास, गवर्नर के पास नहीं है। यही थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच, और कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, तो ये हमने आर्टिकल जो थे हमने देख लिए, किसके किसके बारे में आर्टिकल बात कर रहे थे, पढ़ना देख लिया। ये आर्टिकल ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ नहीं, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कम्यूटेशंस, रिमिशंस, रेस्पाइट्स, रेफ्यूटी, पढ़न, ये क्या है, किसके, कौन से आर्टिकल के पार्ट है, क्वेश्चन आपसे ऐसे फ्रेम कर दिया जा सकता है। या आपसे पूछ दिया जा सकता है गवर्नर की पढ़न पावर किस आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल 161 के तहत आती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज, आज वीडियो। तो इस लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम इसमें। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, कौन से, तो पहला कह रहा है ओरिजिनल एंड एप्लेट ज्यूरिडिक्शन है, मतलब इसका जो ज्यूरिडिक्शन है, एक सलाहकार्य है, अपीलीय है। ठीक है। और ओरिजिनल, एक मतलब ओरिजिनल इन द सेंस एप्लेट जुडिक्शन। दूसरा कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, एडॉक जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके मतलब इसके पास एक पावर है। दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को लेके इसके पास एक पावर है। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द एवम। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, क्या है इसका आंसर, देखते हैं फिलहाल इसके आंसर के बारे में। तो देखिए, आंसर है इसका ऑल ऑफ द एबव। आंसर इसका क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए क्या है, अगर इसके इसके अगर पावर की बात की जाए, प्रेसिडेंट के पावर की बात की जाए, हम्म, इसकी पावर की बात की जाए, तो इसके पास 3 पावर होती है एक टाइप का। एक तो आपकी पहली पावर जो हो गई इसकी, वो पहली पावर इसकी होती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरी होती है इसकी पावर एपलेट ज्यूरिडिक्शन। और तीसरी इसकी पावर होती है आपकी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन।
ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है, तो उसमें जैसे आपका आ जाता है आर्टिकल 31, 131, जिसमें ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच, यूनियन, सेंटर और बिटवीन वन और मोर स्टेट। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता तो आप आर्टिकल 131 के तहत मतलब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। आप हाई कोर्ट कहीं नहीं लड़ सकते केस, आपको सुप्रीम कोर्ट में ही ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को दर्शाता है। इसमें अच्छा क्या क्या मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन, आपके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में मेंशन नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट ये नहीं देखता है सुप्रीम कोर्ट। फाइनेंस कमीशन रिलेटेड केसेस ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता है। ठीक है, जो ट्रिटी रिलेटेड जो समझौते होते हैं उनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता। केवल ये कॉन्फ्लिक्ट यूनियन बिटवीन वन और मोर स्टेट के बीच में देखता है, आर्टिकल 131 के तहत देता है। ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। भाई एपलेट ज्यूरिडिक्शन की बात की जाए तो आर्टिकल 132 के तहत ये क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी केसेस होते हैं उनको देखता है। जैसे हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई फैसले की अपील कर दी गई, मतलब किसी ने हाई कोर्ट में पहले केस लड़ रहा है, इसके हाई कोर्ट के अगेंस्ट उसने क्या किया है, अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे जजमेंट सही नहीं मिला, ये समथिंग। तो ये क्या है, एपलेट जुडिक्शन है, सलाहकारी है, या हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मामला आ गया यहाँ पे, या कोई सिविल केसेस आ गया, आर्टिकल 33 बात 133 बात करता, सिविल केसेस की बात करता, तो वहां पे एडवाइस दे देगा। एपलेट वो एपलेट ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। और वहीं कोई क्रिमिनल केसेस आ गया, क्रिमिनल केस आर्टिकल 134 के तहत ये क्या करता है, एपलेट जुडिक्शन की तरह काम करता है। एडवाइजरी जुडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे तीन आर्टिकल थे आपके, 133, 134। तो ये आपकी बात करता है क्रिमिनल, ये आपकी बात करता है सिविल केसेस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मामला जो भी हाई कोर्ट से संबंधित आते हैं। एडवाइजरी जुडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता है, आर्टिकल 143 के तहत ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। प्रेसिडेंट चाहे तो एडवाइस माने, चाहे तो ना माने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एज अ एडवाइजरी जुडिक्शन भी काम करता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपका पहला तो ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस की बात की जाए तो देखो ये क्या करता है, अपॉइंटमेंट एडॉक जजेस, एडॉक जजेस का मतलब होता है कि एक यहाँ पे ऐसे जजेस का अपॉइंटमेंट करना कि मतलब एक जैसे कोई सर्टेन केसेस के लिए एक जजेस का आप अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस के उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल देख लेना एक बार, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस का कौन सा आर्टिकल है। या आप एक काम करना, एक नोट्स बना लेना सीधा A4 साइज में, पूरा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल से लेके कौन सा आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट है, कौन से पार्ट में है, ये सारा देख लें। जुडिशियल रिव्यू भी करता है ये तो, खैर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सभी का पार्ट है, तो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है किसी भी केसेस का। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का कहीं भी उल्लेख नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए, ये आज हमारे 5 क्वेश्चन थे जिनको हमने देखा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जरा देख लेना एक बार कौन से पार्ट में आता है। जैसे पार्ट 5 में प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट इन सब की बात की जाती है, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है। ठीक है, कब स्टैब्लिश, उद्घाटन हुआ, स्ट्रक्चर क्या है इसकी, पावर्स क्या है इसकी, प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीजों के बारे में दिया गया है। कहाँ, आर्टिकल 144, 124 से लेके 147 तक, 147 है ये, 147 तक दिया गया है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनके बारे में हमने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट, आज 5 क्वेश्चन थे, अच्छे से डिटेल में हमने इनको कवर किया। और भी थोड़ा है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में लास्ट क्वेश्चन में दिया, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में नोट्स बना लीजिए, क्या इसकी पावर है, क्या इसकी जुरिडिक्शंस हैं, इन सब चीजों के बारे में आप नोट्स, एक A4 साइज पेपर में आपका नोट्स आ जाएगा, वन साइडेड आ जाएगा। तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। छोटे छोटे जो की पॉइंट होते हैं, एडॉक चार्जेस को लेके कौन सा आर्टिकल है, ये सारी चीजें आपकी उसमें कवर हो जाएंगी। बाकी हमने इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा डिटेल में, प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, रिमूवल और ये सब देखा, काफी इंपॉर्टेंट थी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको इस वीडियो के लेक्चर की लिंक और PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी।
तो चलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय